तो इसलिए ये तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो भी 6 साल चला था। सबों को नमस्कार। अमेरिका ईरान पर क्यों अटैक कर रहा है, क्यों बमबारी कर रहा है, इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण, अमेरिका हमेशा खाड़ी देशों पर अपना नियंत्रण चाहता है। वो चाहता है कि अरब कंट्री, खाड़ी के देश अमेरिका के निर्देशों के अनुसार से चलें, और यदि कोई देश ऐसा नहीं करता है तो वह उसको दुश्मन मान लेता है और उस पर येन केन प्रकारेण इल्ज़ाम लगा करके उस पर आक्रमण कर देता है, उस पर बमबारी करता है। जैसे इराक में अमेरिका ने आक्रमण कर दिया कि वो विनाश के हथियार बना रहा है सद्दाम हुसैन, और वहाँ पर अटैक करके सद्दाम हुसैन को मार देता है और वहाँ पर अपने अनुसार से एक सरकार बना लेता है जो अमेरिका के अनुसार से चलता है। अभी जनवरी महीना में ही वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को उसने उठा करके ले आया और वहाँ पर फिर अपने अनुसार से सरकार बना लिया जो कि अमेरिका को सपोर्ट करती है, अमेरिका के अनुसार से चलती है। ईरान में भी ये जो खामेनेई सरकार थी, इससे पहले शाह रजा पहलवी अमेरिका के नक्शे कदम पर ही चलता था और ईरान पूरा एक लिबरल कंट्री था और बहुत अच्छा तालमेल था ईरान के साथ, अमेरिका के साथ। लेकिन फिर बाद में जो खामेनेई सत्ता में आए, सत्ता के शीर्ष पर आए, तो इन्होंने पूरा ईरान को इस्लामीकरण कर दिया और अमेरिका से दूरी बना लिया, अमेरिका के नियंत्रण से बाहर आ गया और यही अमेरिका को चुभने लगी। और इसलिए अमेरिका ईरान पर आक्रमण कर देता है, उस पर बमबारी शुरू कर देता है। और ईरान में भी इसीलिए अमेरिका सबसे पहले अटैक करके खामनेई की हत्या कर देता है और वह सोच रहा था कि खामनेई यदि मर जाता है तो फिर वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और हमारे अनुसार से वो सरकार, फिर ईरान में जो सरकार बनेगी वो हमारे अनुसार से ही चलेगी, हमारा नियंत्रण में ही चलेगा। इस प्रकार का अमेरिका चाह रहा था, सोच रहा था कि 1 सप्ताह में ही सारा कुछ नियंत्रण में हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये तो पहला कारण। दूसरा कारण, अमेरिका जानता है कि तेल, गैस, पेट्रोलियम ये ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत है और ये जो चीज़ें हैं यह खाड़ी देशों के पास पर्याप्त मात्रा में है और इसीलिए अमेरिका चाहता है इन पर नियंत्रण। इनका जो तेल, गैस, पेट्रोलियम है इसको उपयोग करना अपने अनुसार से, अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। तो ये एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि ईरान अंदर ही अंदर न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है और अमेरिका ऐसा कतई नहीं चाहता है कि खाड़ी का देश कोई न्यूक्लियर पावर संपन्न हो, कोई परमाणु बम संपन्न हो, क्योंकि ऐसा करने से वह देश काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है और उसको नियंत्रण करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि ईरान अंदर ही अंदर परमाणु बम बना रहा है और ऐसा यदि कर लिया तो बहुत ही बुरा होगा, ऐसा अमेरिका सोचता है। और चौथी चीज़, ईरान के पास जितना भी यूरेनियम है, क्योंकि यूरेनियम से ही परमाणु बम बनाया जाता है, तो अमेरिका चाहता है कि ये कभी भी परमाणु बम नहीं बना सके और इसलिए उसका सारे यूरेनियम को ख़त्म करना चाहता है या फिर लेना चाहता है या फिर निगरानी। अमेरिकी जो
लोग हैं उनके नियंत्रण में रखना चाहता है। तो ये सब कुछ मेजर कारण है जिसके कारण अमेरिका ईरान पर बमबारी कर रहा है। पांचवा कारण है कि इजराइल बार बार अमेरिका को अनुरोध कर रहा था कि ईरान का जो शक्ति बढ़ रहा है, अंदर ही अंदर परमाणु बम बना रहा है, अपना मिसाइल टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है और ये किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। और इसलिए इजराइल चाहता था कि अमेरिका भी उसके साथ में युद्ध में आए और बार बार कन्विंस करता था अमेरिका को। और इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप है इजराइल के बातों से कन्विंस हो जाते हैं और वो मिल करके अटैक करते हैं। इजराइल ईरान पर बमबारी क्यों कर रहा है? इजराइल तो हमेशा से ही ईरान का दुश्मन ही रहा है जब से इजराइल बना है, क्योंकि इजराइल यहूदियों का एक ही देश है और एक छोटा सा देश है। यदि उनके अगल बगल में कोई परमाणु संपन्न देश हो जाता है, शक्तिशाली देश हो जाता है, तो उसको बहुत अधिक खतरा है उस देश से। यदि कोई एक परमाणु बम भी उस पर छोड़ देता है तो पूरा यहूदियों का नाश हो जाएगा और ये इजराइल ऐसा कभी नहीं चाहता है। मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में इजराइल ही सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली देश है और वो कभी नहीं चाहता है कि मेरे बराबर का, ये मेरे से भी ज़्यादा कोई शक्तिशाली देश यहाँ पर उभरे, ऐसा वो नहीं चाहता है। ईरान इजराइल को उलझाए रखने के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, उसको सब प्रकार से सहायता करता है और वही यमन में हुती विद्रोहियों को भी सपोर्ट करता है, जो कि हमेशा ही इजराइल पर मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक करते रहते हैं। ईरान हमास को भी सपोर्ट करता है और वो भी इजराइल को हमेशा परेशान करते रहते हैं और इजराइल हमेशा इनमें उलझा रहता है। तो इसलिए इजराइल चाहता है कि जहाँ से इन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है ईरान से, उसी को तबाह कर दिया जाए, उसी को ख़त्म कर दिया जाए, तो हमेशा से ही छुटकारा हो जाएगा। इन लोगों का जो आक्रमण है, ये लोग जो इजराइल को परेशान करते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा इजराइल चाहता है। ईरान अभी तक अमेरिका और इजराइल से अकेले किस प्रकार लड़ाई कर रहा है, इतना दिन तक कैसे टिका हुआ है? तो ईरान बहुत ही चालाकी के साथ यह युद्ध कर रहा है। वह जानता है कि उसका मिसाइल अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता है, इसलिए उसने क्या किया कि खाड़ी देश में जहां जहां पर भी अमेरिका का मिलिट्री बेस है, सऊदी अरब में या उन सब देशों पर ईरान अटैक कर रहा है, मिसाइल से उनको तबाह कर रहा है। इससे अमेरिका को काफ़ी क्षति हो रही है। दूसरा, जो ईरान का जो हार्मोज नहर है, उसको ईरान पूरा अपने कब्जे में कर लेता है, अपना नियंत्रण में कर लेता है, उसे बारूदी सुरंग बिछा देता है और जितना भी तेल खाड़ी देशों से यूरोपियन कंट्री में, एशिया में आता है, सब इसी हार्मोज नहर से ही जाता है। तो इसका नियंत्रण हो जाने से फिर पूरा जो तेल का निर्यात होता है, तेल का जो आपूर्ति होती है, वो पूरा चरमरा जाता है। और हम लोग भारत में देखते हैं कि गैस की कितना किल्लत हो गई है, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ गई है। तो पूरा ऊर्जा का जो संसाधन है, जो मुख्य संसाधन है किसी भी काम करने के लिए, वही पूरा चरमरा जाता है। और जो तीसरी चीज़ है, ईरान पहले छोटे छोटे ड्रोन से हमला करता है इजराइल पर और इजराइल उसको रोकने के लिए बड़े बड़े मिसाइल का प्रयोग करता है और उससे इजराइल का जो मिसाइल का जो जखीरा था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और जब उनके पास मिसाइल का जखीरा ख़त्म होता है तो फिर इजराइल अपना बड़ा मिसाइल निकालता है
और उसका मिसाइल का रेंज फिर इजराइल तक पहुंचता है और इजराइल में भी काफ़ी तबाही ईरान मचाता है, काफ़ी वहाँ पर नुकसान होता है। और ईरान फिर अमेरिका का भी बहुत सारा फाइटर जेट को, जो कि बिल्कुल आधुनिक फाइटर जेट था, उसको भी गिरा देता है, तबाह कर देता है। तो ईरान इतने दिनों के बाद भी डटा हुआ है, लड़ रहा है, और ईरान को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट के माध्यम से। चाइना और रसिया उसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए इतना सटीक वो अटैक कर पा रहा है ईरान। तो अभी इस युद्ध में इजराइल के साथ अमेरिका तो खड़ा है ही, और उसके साथ कुछ खाड़ी के देश भी, सऊदी अरब वगैरह है, लेकिन खुलेआम नहीं आ रहा है। और यह एक इशू शिया और सुन्नी का भी है। ईरान जो है शिया कंट्री है और इसलिए सुन्नी लोग उससे चिढ़े रहते हैं, शिया सुन्नी का हमेशा चलते रहता है। इसलिए भी जो खाड़ी के देश है वो ईरान के सपोर्ट में नहीं आते हैं। फिर अमेरिका जब देखता है कि इतना दिन युद्ध का हो गया, 1 महीना से ज़्यादा, और फिर भी ईरान किसी प्रकार से नियंत्रण में नहीं आ रहा है, इतना बमबारी करने के बाद, उसका न्यूक्लियर वेपन्स का संसाधन जहाँ पर था वहाँ भी अटैक करने के बाद वो नियंत्रण में नहीं आ रहा है, तो अमेरिका खुद प्रस्ताव लेकर के आता है सीज फायर का, और सीज फायर में पाकिस्तान को फिर मध्यस्थता बनाता है, और वहाँ पर एक दिन ही बातचीत चलती है और उसमें कोई नतीजा नहीं निकलता है, क्योंकि दोनों में बातचीत का जो पॉइंट्स था उसमें इतना वेरिएशन था, इतना डिफरेंसेस था कि उसमें किसी प्रकार का तालमेल नहीं था। तो उसमें किसी भी प्रकार का समझौता की कोई संभावना नहीं थी, तो वो ख़त्म हो जाती है बिना समझौता के ही। और आगे अब किस प्रकार की चीज़ें होगी, दुनिया किस प्रकार के युद्ध में आगे बढ़ेगा, वो आगे देखना पड़ेगा। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि युद्ध अभी ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि ईरान किसी भी हाल में वो हार्मुज नहर है उसको खोलने वाला नहीं है, और जब तक ये हार्मुज नहर को नहीं खोलता है तब तक ये तेल, गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई है उसमें बाधा रहेगी, और विशेषकर यूरोपियन कंट्री को बहुत दिक्कत आ जाएगी, और धीरे धीरे ये लोग भी ईरान पर आक्रमण शुरू करेंगे उस नहर को में सुचारू रूप से अपने जहाज़ों की आवाजाही के लिए। और ये तो पूरा ध्रुवीकरण हो गया है, अमेरिका, इजराइल, उधर चाइना, रसिया, ईरान। तो इसलिए ये तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो भी 6 साल चला था, और इसलिए ये जो अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है, इसी से थर्ड वर्ल्ड वार भी शुरू हो जाती है, विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध भी शुरू हो जाती है। और ये कब तक चलेगा, कितना वर्षों तक चलेगा, इसका भी कहना मुश्किल है, लेकिन युद्ध की शुरुआत तो हो गई है, चिंगारी सुलग चुकी है। अब ये चिंगारी कहाँ तक फैलेगी और कितना परेशानी मानवता को होगा, वो तो आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन आनंद मार्ग के जो प्रवर्तक हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी, वो विश्व में अमन और शांति के लिए एक रास्ता बताते हैं, एक उपाय बताते हैं, जिसको कि जो देश है उसको मान करके चलने से, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उसको मान करके चलने से ज़रूर ही विश्व में अमन और चैन आएगी। इजराइल क्यों अटैक करता है ईरान पर? क्योंकि उसको डर है, उसको असुरक्षा की भाव है कि ईरान परमाणु बम बना लेगा, और उससे असुरक्षा की भाव है। अमेरिका नहीं चाहता है ईरान के पास परमाणु हथियार हो, ऐसा होने से वो बहुत पावरफुल हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। तो जब अमेरिका के पास इतने सारे परमाणु बम बना करके रखा हुआ है, इजराइल के पास में भी है, और ईरान को भी तो उसी प्रकार से डर हो रहा है, उसको भी तो उसी प्रकार से असुरक्षा हो रहा है। तो किसी के पास परमाणु हथियार हो और किसी के पास नहीं हो, ये तो बिल्कुल ही दोहरी नीति है। इससे तो हमेशा ही तनाव बने रहेगा, असुरक्षा का भाव बने रहेगा, शोषण का भाव बना रहेगा। उधर यूक्रेन हमेशा रसिया से असुरक्षित महसूस करता है, और इसलिए वह नाटो से मिलना चाहता है। जब नाटो से मिलने की बात करता है तो रसिया असुरक्षित महसूस करता है,
वह सोचता है कि फिर नाटो हमारी सीमाना में आ जाएगा, हमारी सीमा रेखा में आ जाएगा, और इस प्रकार असुरक्षा की भावना से पीड़ित रहता है। और इसीलिए रसिया यूक्रेन पर आक्रमण कर देता है। और हम लोग देख रहे हैं कि अभी 4 साल से बमबारी चल रही है, युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रसिया के बीच में कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। उधर हम लोग देखते हैं कि ताइवान चाइना से हमेशा असुरक्षित महसूस करता है। चाइना ताइवान को हमेशा धमकाते रहता है, और चाइना भारत को भी आंख हमेशा दिखाते रहता है। कभी बोलता है अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है, कभी और किसी भाग को बोलता है कि ये चाइना का हिस्सा है। तिब्बत को तो उसने कब्जा ही कर लिया है। इस प्रकार जो परमाणु हथियार संपन्न देश है, कमज़ोर देशों को आंख दिखाते हैं और शोषण करते हैं, उसको हमेशा अपने कंट्रोल में, अंडर में रखना चाहते हैं। और अमेरिका तो सब पर दादागिरी करते ही रहता है, सबको ध्वंस दिखाते ही रहता है। और इसलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी बोलते हैं कि जितने भी जो ये विनाश के हथियार है, जो ये परमाणु हथियार है, परमाणु बम है, बड़े बड़े मिसाइल है, बड़े बड़े फाइटर जेट है, ये सबको संयुक्त राष्ट्र संघ के पास डिपॉजिट करना चाहिए, जमा करना चाहिए। और एक ही पूरा वर्ल्ड में एक ही मिलिटिया होना चाहिए, वर्ल्ड मिलिटिया। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसी को, वही पूरा वर्ल्ड में कहीं पर कोई किसी को शोषण करना चाहता है, किसी पर आंख दिखाना चाहता है, किसी पर दबदबा दिखा करके उसके क्षेत्रीय सीमा का उल्लंघन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ही उस पर दखल दे। ये नहीं कि मनमाने तरीके से कोई भी देश जा करके उस पर अटैक कर दे। संयुक्त राष्ट्र संघ तो इसलिए बनाया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि पूरे विश्व में अमन और शांति हो, और सब लोग संयुक्त राष्ट्र संघ को मान के चले, कोई भी बिना मतलब के दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं करे। आक्रमण करने से पहले, युद्ध करने से पहले एक बार संयुक्त राष्ट्र संघ से पूछ ले, उसके सुरक्षा परिषद से। लेकिन अभी कोई किसी से नहीं पूछ रहा है। जब मर्जी तब लोग किसी भी देश पर आक्रमण कर दे रहे हैं, युद्ध थोप दे रहे हैं, बमबारी कर दे रहे हैं। तो इसलिए पूरा विश्व की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चरमरा गई है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का बिल्कुल ही नियंत्रण खत्म हो गया है। इसलिए बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को फिर से पुनर्गठन की आवश्यकता है, उसको नए सिरे से और भी शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। और सारे जो युद्ध के जो सामान है, घातक सामान विशेषकर, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के नियंत्रण में है। और इसे से पूरे विश्व में सब में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा, सभी लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, कोई किसी का सप्रेशन में नहीं रहेगा, किसी से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक ही मिलिटिया होनी चाहिए, वर्ल्ड मिलिटिया, और उस संयुक्त राष्ट्र संघ के नियंत्रण में होना चाहिए। और भी श्री श्री आनंद मूर्ति जी बहुत सारा पॉइंट्स बताते हैं विश्व शांति के लिए, लेकिन अभी के समय में बस इस वर्ल्ड मिलिटिया की बात ही अनुकूल लगती है, और ये बहुत कारगर लगती है। अगर इस पर दुनिया के नेता मान के चलते हैं तो अवश्य ही विश्व में अमन और शांति स्थापित होगी, और बिना मतलब के इस प्रकार का युद्ध नहीं होगा, और इतने सारे जो मानवता और संसाधन का जो नुकसान होता है वो झेलना नहीं पड़ेगा। नमस्कार।